नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 6 सिर वाला रावण पार्ट 5। सफ़ेद रंग की नई स्ट्रीम पर सवार विमल सी रॉक स्टेट पहुंचा। कार किराए की थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर काला सूट पहने, काली टाई और पीले रिबन वाली काली पीक कैप लगाए विक्टर बैठा था। विमल काली पतलून, सफ़ेद रंग का डबल ब्रेस्ट का कोट, सामने झालरों वाली रॉ सिल्क की सफ़ेद कमीज और उस पर काली बो टाई पहने था। बालों को वो हेयर स्टाइलिस्ट से सेट कराकर आया था, जिसने उनका ऐसा ढप बदला था कि विमल की कंपनी में अंडरवर्ल्ड द्वारा विख्यात की गई सूरत में उनकी वजह से भी काफ़ी तब्दीली आ गई थी। अपने ऊपरी होठ पर उसने होठों के कोरों से बाहर निकली मूछें फिक्स की हुई थी और ऊपरली कतार के सामने के दांतों पर 4 दांतों का एक नकली सेट चढ़ाया था, जिसकी वजह से मुंह बंद होने पर उसकी सूरत सोहर से कतई नहीं मिलती थी। अपने एक कान में वो हीरा जड़ी सोने की बाली पहने था। उसकी पुतलियों पर नीले कॉन्टैक्ट लेंस चढ़े हुए थे और आंखों पर उसने प्लेन शीशों वाला लाल फ्रेम वाला बड़ा फैशनेबल चश्मा लगाया हुआ था। वहां आने की तैयारी में अपने हुलिये में वो तब्दीली उसने बहुत सोच समझकर की थी और वो उसके लिए कठिन काम साबित हुआ था। वो एक भूतपूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन की पार्टी में जा रहा था, जहां की सोहल की सूरत पहचानने वाले या फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाले पीएन घड़ीवाला की सूरत पहचानने वाले उसके वर्तमान बिरादरी भाई कई हो सके थे। उसने सोहल लगने से बचना था, लेकिन अपनी घड़ीवाला वाली वो सूरत भी काफ़ी हद तक बरकरार रखनी थी, जो कि सी रॉक स्टेट का उच्च शिक्षा प्राप्त दरबान जहांगीर कॉन्ट्रैक्टर पहचानता था। अन्यथा वो समझ सकता था कि वैभवी के फ्रेंड पीएन घड़ीवाला का निमंत्रण पत्र किसी और शख्स के हाथ पड़ गया था। वहां उसकी पिछली विजिट के बाद से 11 दिन बीत चुके थे और इतने अरसे में मूछें बखूबी उगा सकती थी। ऐसे मौक़ों पर हेयर स्टाइलिस्ट से बाल सेट करा के आना आम बात थी। अपने नकली दांत वो वक्ती तौर पर मुंह से बाहर निकाल सकता था और चश्मे को नाक पर से उतार सकता था। आंखों की पुतलियों के रंग की बाबत उसे यकीन था कि डोरमैन की तवज्जो उसकी तरफ नहीं जाने वाली थी। पिछली सीट पर उसके पहलू में तोहफे के तौर पर पैक किए गए 3 पैकेट थे, जो कि अलग अलग मौक़ों पर बवक्ते ज़रूरत काम आने वाले थे। उस अभियान में उसके साथ विक्टर के अलावा इरफान, शोहाब और आकरे शामिल थे, और शामिल थे वो 6 नए आदमी जो विक्टर ने तलाश किए थे और जिन्हें काठमांडू से लौटने के बाद इरफान ने ठोका बजाया था। वो 10 आदमी उस अभियान के लिए 4 टीमों में बटे हुए थे। एक टीम विमल और विक्टर की थी, दूसरी इरफान और 3 नए आदमियों की थी, जो कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक्सीडेंट में घायल हुए 4 वेटरों की जगह लेने के लिए निर्विघ्न स्टेट में पहुंच चुकी थी। तीसरी आकरे और एक नए आदमी की थी, जो कि इब्राहिम कालिया की मोटर बोट पर उसके बोट चालक के साथ सवार थी। चौथी और आखिरी टीम शोहाब और 2 नए आदमियों की थी, जो कि जॉर्ज एंड ड्रैगन की जनरल मैनेजर स्मृति गुप्ते द्वारा टेलीफोन कॉल किए जा चुकने के बाद भी उसके नौरोजी रोड के ऑफिस में उसके सिर पर सवार थी। उनका वहां जमे रहना तब तक ज़रूरी था जब तक कि पहली और दूसरी टीम सी रॉक स्टेट से वापस न लौट आती। स्टेट का विशाल गेट उस रोज़ खुला था, लेकिन तब वहां जहांगीर कॉन्ट्रैक्टर के साथ 2 और सिक्योरिटी वाले मौजूद थे। विक्टर ने गेट पर कार रोकी। विमल ने वातानुकूलित कार का जहांगीर की ओर का पिछला शीशा नीचे गिराया। जहांगीर करीब पहुंचा तो उसने वो निमंत्रण पत्र उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर सुनहरी अक्षरों में उसका नाम छपा हुआ था। जहांगीर ने कार्ड ले लिया, नीचे झुककर कार के भीतर झांका और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, वेलकम सर। सर, विमल की भवें उठी। यस सर, वेलकम। थैंक यू। आज तो आप बहुत जच रहे हैं, फिल्म स्टार लग रहे हैं। मौके के मुताबिक सज धज बनानी ही पड़ती है ब्रदर। मूछ रखने का ख्याल एकाएक आया मालूम होता है। मुझे नहीं आया, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे ये राय दी थी। वैभवी तो आज गश खा जाएगी आपको देख के। देखते हैं ब्रदर कि वो मुझे देख के गश खाती है या मैं उसे देख के। तभी पीछे एक कार पहुंची और हौले से उसका हॉर्न बजा। तत्काल जहांगीर सीधा हुआ। वो पीछे हटने लगा तो विमल ने पूछा, गजरी साहब आ गए? मिस्टर घड़ीवाला, जहांगीर हैरानी से बोला, आप तो बहुत दुनिया को जानते हैं। आ गए? हाँ। कितनी देर हुई? थोड़ी ही देर हुई है। अब आप चलिए,
पीछे रास्ता ब्लॉक हो रहा है। ज़रूर। विक्टर ने कार आगे बढ़ाई। ड्राइववे पार करके कार उस कंपाउंड में पहुंची जहां की पार्किंग का इंतजाम था। विमल के संकेत पर विक्टर ने जानबूझकर कार को इमारत से परे करके 2 विदेशी कारों के बीच में उपलब्ध स्थान पर ले जाकर रोका। वहां विक्टर ने अपनी पीक कैप, काला कोट और काली टाई उतार दी। विमल जैसा सफ़ेद कोट और बो टाई पहन ली और अपने बाल संवार लिए। अब वो विमल जैसा ही मुआजिज मेहमान लग रहा था। विमल ने अपने नकली दांत फिर ऊपरले मसूड़ों पर चढ़ा लिए, चश्मा पहन लिया और एक सिगरेट सुलगा लिया। विक्टर ने तोहफे के 2 पैकेट संभाल लिए। दोनों कार के बाहर निकले। उन्होंने कंपाउंड पार किया और इमारत के पहलू की उस राहदारी पर पहुंचे जिसके सिरे पर दुल्हन की तरह सजी टेरेस का स्वागत द्वार था। उस द्वार पर मेहमानों को रिसीव करने के लिए सोलोमन कॉन्ट्रैक्टर और वैभवी मौजूद थे। स्वागत द्वार के करीब पहुंचने से पहले विक्टर ने तोहफे का एक पैकेट विमल को थमा दिया। विमल को देखते ही वैभवी के होठों पर एक चमकीली मुस्कुराहट पैदा हुई। वो मुस्कुराहट वैसी फर्जी नहीं थी जैसे कि वो और मेहमानों को नवाज रही थी। वेलकम, वो बोली। वेलकम। विमल को ऐसी ही उम्मीद थी। जब वो उसकी घनी दाढ़ी मूछ वाली सूरत पहचान सकती थी तो नकली दांत, फूलती मूछ और बदले हेयर स्टाइल के बावजूद भी वो उसे पहचान ही सकती थी, पहचान चुकी थी। अलबत्ता हर किसी के लिए ये काम आसान न होता। हेलो माय डियर, सिक्योरिटी चीफ की तरफ पीठ फेर कर वैभवी से हाथ मिलाता, उसको खींचकर अपने साथ लगाता विमल बोला, यू आर लुकिंग डैज़लिंग टुडे। सो यू आर। अरे मर्दों का क्या है, वो तो जैसे भी हों ठीक है। ऐसे मौक़ों पर शानो शौकत तो लेडीज़ की देखने वाली होती है, जैसे कि इस वक्त। विमल ने बड़े प्यार से उसके गुलाबी कपोल पर एक चपत लगाई। तुम्हारी देखने वाली है। थैंक यू। साड़ी पहचानी? हाँ, फ़ौरन। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आत्मीयता का वो तमाम ड्रामा विमल अपने पीछे खड़े सोलोमन के लिए कर रहा था, जिस पर कि उसका वांछित प्रभाव पड़ा था। वो विमल को नहीं जानता था, लेकिन साफ मालूम हो रहा था कि वो कोई वैभवी का खूब जाना पहचाना मेहमान था और उसके पीछे खड़ा युवक उसके साथ था। आओ, वैभवी बोली, तुम्हें वर वधू से मिलवाऊं। अरे जल्दी क्या है? विमल तनिक हड़बड़ाया सा बोला। लो, तो क्या ये प्रेजेंट हाथ में लिए लिए फिरोगे? ओह, ये तो मुझे सूझा ही नहीं था। कम ऑन। वैभवी उसकी बाह थामे आगे बढ़ी। विक्टर कुछ कदम उनके पीछे पीछे चला, फिर तत्काल उनसे कटकर परे सरक गया और मेहमानों की भीड़ में जा मिला। वैभवी को उसके पीछे होने की और फिर पीछे न होने की भनक तक न लगी और द्वार पर खड़े सोलोमन की पूरी तवज्जो वहां मुतवातर पहुंच रहे मेहमानों की तरफ थी। वो विमल के साथ मेन शामियाने में पहुंची। शामियाने में गजरे मौजूद था। उसके पीछे उससे परे हटकर इंदौरी और जीवाने खड़े थे। दोनों सूट पहने थे और बड़े संभ्रांत लग रहे थे। गजरे के दाएं पहलू में बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर बैठा था, जिसे कि विमल ने कई साल पहले अखबार में छपी देखी उसकी तस्वीर से पहचाना। बहराम जी के दाएं पहलू में एक कुर्सी खाली थी, जो कि निश्चय ही चीफ मिनिस्टर साहब के लिए थी, क्योंकि शामियाने में लगी दर्जन से ऊपर कुर्सियों में से वही एक कुर्सी खाली थी। दाईं और 2 सजावटी कुर्सियों पर दाएं बाएं वर वधू बैठे हुए थे। मेन शामियाने में मेहमानों की निरंतर आवाजाही थी, जिन पर शामियाने में बैठे लोगों की रूटीन में निगाह पड़ रही थी। गजरे अपने मेजबान से बतिया रहा था, इसलिए ऐसी आवाजाही की तरफ उसकी कोई खास तवज्जो नहीं थी। वैसा ही मूड उसके बॉडीगार्डों का था। विमल यूं तुरंत गजरे के सामने नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन स्वागत द्वार पर वैभवी का आग्रह ऐसा सहज और स्वाभाविक था कि उसे आना पड़ा था। वो ना आता तो सिक्योरिटी चीफ सोलोमन को उसका व्यवहार अटपटा लग सकता था, जो कि उसे माफिक न लगता। वो वहाँ किसी की भी अतिरिक्त रुचि का केंद्र नहीं बनना चाहता था। बहरहाल ये संतोष की बात थी कि वैभवी ने उसकी सूरत में तब्दीलियों पर कोई कमेंट नहीं किया था। मेन शामियाने में उसने कभी तो कदम रखना ही था, लेकिन ऐसा उसके अपने हिसाब से हुआ होता तो वो हथियार बंद होता और गजरे को वहीं गोली से उड़ा देने का कोई हिसाब सोच रहा होता। अब वो निहत्था था और गजरे या उसके गार्डों द्वारा पहचान लिए जाने की सूरत में उसका बेड़ा गर्क निश्चित था। लेकिन गनीमत थी कि ऐसी कोई खास तवज्जो उसकी तरफ किसी की नहीं दिखाई देती थी। उनकी तरफ उठी हर निगाह वैभवी के ही रूप का रसपान कर रही थी। दोनों वर वधू के सामने पहुंचे। विमल ने वर से हाथ मिलाया और वधू को तोहफा भेंट किया।
फिर इससे पहले कि वैभवी परिचय के तौर पर उसका नाम ले पाती, वो वर का हाथ ऊपर नीचे हिलाता हुआ जल्दी से बोला, मैं तुम्हारी दादाजी का दोस्त हूँ, मैं जरा उनको विश कराऊं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके, आओ वैभवी। वर या वधू के मुंह भी खोल पाने से पहले वो वैभवी के साथ वहां से हट गया और शामियाने से बाहर की तरफ बढ़ा। उधर कहाँ जा रहे हो? वैभवी उसका हाथ खींचकर उसे रोकती हुई बोली, बॉस से नहीं मिलोगे? वो क्या? वो अभी खुद तो कह रहे थे कि बॉस को विश कराऊं। वो क्या है कि तुम्हें मिलना चाहिए उनसे, वरना अच्छा नहीं लगेगा। वो देख भी रहे हैं तुम्हें। आओ। अरे बाद में मिल लेंगे। बाद में पता नहीं कब मौका लगेगा। किसी भी घड़ी चीफ मिनिस्टर यहाँ पहुँचने वाला है, इसलिए अभी मिलो। आओ। विमल उसके साथ खिंचता चला गया। वैभवी ने सीधे उसे ले जाकर बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर के सामने खड़ा कर दिया। सर, वो मधुर स्वर में बोली, ये है वो जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। गुड इवनिंग सर। विमल उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, मेरी मुबारकबाद कबूल फरमाएं। थैंक यू। मेजबान बड़े गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाता हुआ बोला, आमद का शुक्रिया। क्या नाम बताया था वैभवी ने हमें? जवाब में वैभवी का मुंह खुला ही था कि विमल पहले बोल पड़ा। नाम में क्या रखा है जनाब? वो बोला, बस आप मुझे अपना अजीज जान के याद रखिए। गजरे को उसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं थी, लेकिन तवज्जो हो सकती थी, खास से भी ज़्यादा हो सकती थी PN घड़ीवाला का नाम सुनकर। बढ़िया। अब अजीज बने हो तो एक बात का खास ख्याल रखना। किस बात का सर? हमारी ज़िंदगी के बहुत थोड़े दिन बाकी हैं, जो कि वैभवी की मदद के बिना काटने मुश्किल होंगे। मैं समझा नहीं सर। हमारी सेक्रेटरी को हमसे छीन न ले जाना। ओह नो, नेवर सर। आप तो मजाक कर रहे थे हम। मेजबान जोर से हंसा। मेरा भी यही ख्याल था सर। जाओ मौज करो। थैंक यू सर। मेजबान से फिर हाथ मिलाकर विमल घूमा और शामियाने से बाहर निकल गया। शामियाने में 2 स्टेट के सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, जिन पर इस दृश्य का वांछित प्रभाव पड़ा कि उनका बॉस उस चश्मे वाले युवक से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर मिला था और बड़ी आत्मीयता से उसके साथ हंसी में शरीक हुआ था। चाहता तो विमल वैसा ही था, लेकिन उस घड़ी नहीं। वो काम जरा जल्दी हो गया था, जो कि ठीक नहीं था। बहरहाल अब वो मेन शामियाने के इंतज़ाम से और उसमें गजरे की पोजीशन से वाकिफ था। बहराम जी वापस कुर्सी पर बैठ गया तो गजरे उत्सुक भाव से बोला, कौन था वो? कौन था? बहराम जी बोला, अरे वही वो नौजवान लड़का जो अभी तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ तुमसे मिलकर गया है। अच्छा, वो जाट भाई है अपना? कोई पुराना वाकिफकार? नहीं, पुराना तो नहीं। भाई, जब तुमने उसे यहाँ इनवाइट किया है तो उससे क्या होता है? यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैं मुश्किल से 1 या 2 बार मिला हूँ। ऐसे भी हैं जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं। ऐसे भी हैं? गजरे हैरानी से बोला, क्यों नहीं? 2,500-3 हज़ार लोगों की गैदरिंग ऐसे ही थोड़ी ही हो जाती है। तुम खुद ही सोचो, आज की दुनिया में किसी शख्स के, वो कितना ही मकबूल क्यों न हो, 2,500-3 हज़ार जिगरी यार और रिश्तेदार हो सकते हैं? नहीं, कोई किसी यार के यार को या रिश्तेदार को या यार के रिश्तेदार को या रिश्तेदार के यार को ऐसी पार्टी में आने से रोक सकता है? नहीं। यानी कि यहाँ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें कि नहीं होना चाहिए। हो सकते हैं, इंतज़ाम की तमाम सावधानियों के बावजूद हो सकते हैं, तभी तो सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतज़ाम है। लेकिन ऐसे तो वो लोग हुए ना जिनकी आमद की तुम्हें खबर नहीं। तुम तो कहते हो, गजरे के स्वर में चिंता का पुट आ गया, कि यहाँ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी आमद की तुम्हें खबर है, लेकिन जिन्हें तुम सूरत से नहीं पहचानते। दुरुस्त। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, सरकारी अमले में रोज़ ट्रांसफ़र होती है, रोज़ लोग रिटायर होते हैं। उनकी जगह कुर्सी संभालने वाले तमाम के तमाम लोगों को मैं कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सेक्रेटरी को बोलता हूँ कि मेरी पार्टी में लोकल विधायक को, लोकल यूनियन लीडर को, लोकल पुलिस चीफ को, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, बिजली, पानी, टेलीफोन, एक्साइज वगैरह के उच्च अधिकारियों को बुलाया जाए। अब क्या वो निमंत्रण पत्र जारी करने से पहले एक एक को बुलाकर मेरे से उसका तारुफ करवाएगी? ओह, मसलन मैं ये जानता हूँ कि मैंने कोलाबा एरिया के पुलिस चीफ को यहाँ इनवाइट किया है। इनविटेशन जारी करने के लिए डायरेक्टरी देखकर या उसके महकमे से पूछकर वैभवी उसका नाम तो जान सकती है और मुझे बता सकती है, लेकिन असल में वो कौन है
और देखने में कैसा लगता है ये तो उसके आने पर ही मुझे मालूम होगा। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चश्मे वाले नौजवान की सूरत भी तुमने उसके यहाँ आने पर ही पहली बार देखी हो? सच पूछो तो ऐसा ही है, लेकिन अगर मेरी सेक्रेटरी कहती है कि वो अच्छा लड़का है तो मुझे यकीन है कि वो अच्छा लड़का है। इतना भरोसा है तुम्हें अपनी सेक्रेटरी पर? हाँ, बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सिंसियर है वो। नाम क्या है उस लड़के का, या वो भी नहीं मालूम? नाम तो मालूम है। मालूम है तो उसी से क्यों पूछ रहे थे कि वैभवी ने तुम्हें उसका क्या नाम बताया था? तब भूल गया था, जहन से उतर गया था नाम। इस उम्र में अब मेरे साथ ऐसा अक्सर हो जाता है, नाम वाम भूल जाते हैं लेकिन फिर याद भी आ जाते हैं। अब याद आया नाम। हाँ, उसका नाम है। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और बोला, सर, चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ी बाहर मेन गेट पर पहुंच गई है। तत्काल बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर उठकर गार्ड के साथ हो लिया। पीछे गजरे एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता कुर्सी पर पहलू बदलता बैठा रहा। एक सवाल बार बार उसके जहन को कुरेद रहा था, क्या वो युवक सोहल हो सकता था? लगता तो नहीं था। सोहल के असली नकली किसी पूर्व स्थापित हुलिये से तो उसका हुलिया मिलता नहीं था। कोई घनी दाढ़ी मूछ भी उसके चेहरे पर नहीं थी जिस पर नकली होने का शक किया जाता। नहीं, वो सोहल नहीं हो सकता था। लेकिन वो कमीना तो चलता फिरता प्रेत था। हो भी सकता था, हो सकता था, नहीं हो सकता था। इंदौरी? जीवा ने इंदौरी के कान के करीब मुंह लेकर फुसफुसाया। वो लड़की? कौन लड़की? इंदौरी अनमने भाव से बोला, वो जो अभी शत्रुघ्न सिन्हा जैसी मूंछों और चश्मे वाले लड़के के साथ आई थी, जो पहले लड़के के साथ शादी वाले जोड़े के पास पहुंची थी और फिर लड़के को दूल्हे के बाबा से मिलवाने ले गई थी। अच्छा, वो लड़की? क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं। तू जानता है वो कौन है? हाँ, बहराम जी की प्राइवेट सेक्रेटरी है वो। हर पार्टी वगैरह में उसके साथ होती है वो। मैंने उसे कई बार कई पार्टियों में देखा है। मैंने भी देखा है। देखा होगा, लेकिन ऐसी किसी पार्टी में नहीं। पहले कभी ऐसी किसी पार्टी में गजरे साहब के साथ आने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो मैंने इस लड़की को पहले कहीं और देखा है। कहाँ? यही तो याद नहीं आ रहा। फिर जिक्र का क्या फ़ायदा? लेकिन याद आना तो चाहिए। आना चाहिए तो आ जाएगा। वक्त पर ना आया तो क्या आया? मेरी याददाश्त। अरे, झाड़ू मार अपनी याददाश्त को। पहले क्या कम बोर हो रहे हैं जो अपनी याददाश्त का रोना ले बैठा? होगी कोई वो। और होगी का क्या मतलब है? बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी है। कब से? मुझे क्या मालूम। पहले ये सेक्रेटरी नहीं थी। हो सकता है, क्या बड़ी बात है। लेकिन पहले ये क्या थी, यही तो मुझे याद नहीं आ रहा। ये याद आ जाए तो ये भी याद आ जाएगा कि पहले मैंने इसे कहाँ देखा था। और चुप, बॉस इधर आ रहा है। जीवा ने तत्काल खामोश हो गया। अभी जो चश्मे वाला लड़का, गजरे उनके करीब पहुंचकर बोला, मेजबान की सेक्रेटरी के साथ यहाँ आया था। तुम दोनों ने उसे देखा था? दोनों के सिर सहमति में हिले। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे। दोनों के सिर फिर सहमति में हिले। दोनों जने यहाँ से जाओ और जाकर मेहमानों में विचरो। अपनी जगह लेने के लिए वहाँ से बाबू कामले और बीजू को यहाँ भेज दो। हमने करना क्या है? इंदौरी बोला। चश्मे वाले लड़के पर निगाह रखनी है। नोट करना है कि वो किन लोगों से मिलता जुलता है, किसी से मिलता जुलता भी है या नहीं। उसकी कोई हरकत शक पैदा करने वाली लगे तो फौरन मुझे खबर करनी है। समझ गए? हाँ, जाओ। दोनों लंबे डग भरते वहां से रुखसत हो गए। विमल विशाल टेरेस पर मेहमानों की भीड़ में विचरा तो इरफान उसे ड्रिंक्स की ट्रे लिए मेहमानों में घूमता फिरता दिखाई दिया। उसके साथ जो वेटर सोडे और पानी के पिचर और आइस बकेट संभाले था, वो उनके उन 6 आदमियों में से एक था जो नए तलाश किए गए थे। दोनों उसके करीब पहुंचे। विमल ने विस्की का एक गिलास उठा लिया। सोडा और वाटर सर? दूसरा वेटर बोला। सोडा, विमल बोला। आइस सर? यस, 1 क्यूब ओनली। दूसरा वेटर उसे सर्व करने लगा। खैरियत है? विमल दबे स्वर में बोला। हाँ बाप। इरफान भी वैसे ही दबे स्वर में बोला। अभी तक। बाकी तो कहाँ है? एक बच्चों की सर्विस में है, दूसरा मेरी तरह स्नैक्स लेकर मेहमानों में घूम रहा है। विक्टर? अभी 1 मिनट पहले डांस फ्लोर के पास देखा था। गुड। तेरी क्या खबर है बाप? अभी कोई खबर नहीं। चीफ मिनिस्टर अभी यहाँ पहुँचा है।
उसकी मौजूदगी में कुछ मुमकिन नहीं। कुछ होगा तो चीफ मिनिस्टर के जाने के बाद ही होगा। कार में एक गिफ्ट पैक है, कोई एक जना जाके लेके आओ। उसमें 4 भरी रिवॉल्वरें हैं, चारों चुपचाप आपस में बांट लेना। किसी ने टोका तो बोलना साहब ने अपना तोहफा भीतर मंगाया है। कौन से साहब ने? किसी का भी नाम ले देना, भले ही गजरे का। ठीक, अब हिलो, बहुत देर हो गई तुम्हें एक ही मेहमान की सर्व करते हुए। इरफान ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वो और उसका साथी वेटर आगे बढ़ गए। विस्की का गिलास हाथ में थामे लापरवाही से चलता हुआ विमल पेड़ों में झुरमुट की दिशा में बढ़ा। हेलो, साथ ही किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। विमल चिहुक कर पीछे घूमा तो उसने पाया कि शेष नारायण लोहिया उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। फैंसी मीटिंग यू हियर, वो बोला। जनाब, आपको मेरे बारे में गलतफहमी हुई मालूम होती है। मैं पागल हुए हो? मैं जिससे एक बार मिल लूँ उसे 7 जन्म नहीं भूल सकता। यही तो खूबी है मेरे में। नाम याद रहे ना रहे, सूरत कभी नहीं भूलती। और फिर इतनी मामूली तब्दील हुई सूरत, जरा सी हेयर स्टाइल में हुई तब्दीली, जरा सी मूंछ का इजाफा, जरा सी आंखों की जुदा रंगत, जरा सा चश्मा। अलबत्ता ड्रेस में मेजर तब्दीली है। ऐसे सलीके के कपड़ों में तुम्हारी कल्पना मैंने नहीं की थी। तुम सोहल हो और धीरे बोलिए। मुझे हैरानी है कि यहाँ इनवाइटेड हो। कैसे हासिल कर पाए इनविटेशन? वो एक लंबी कहानी है। हो किस फिराक में? वो भी एक लंबी कहानी है। वो तो लंबी कहानी नहीं है, खास तौर से तब जबकि मुझे मालूम है कि गजरे यहाँ मौजूद है। कहीं रावण का आखिरी सिर यहाँ तो नहीं कटने वाला? ओफो, अरे धीरे बोलिए जनाब, बल्कि बोलिए ही नहीं। जब तुमने कहा था कि बहुत जल्द कंपनी का हेडक्वार्टर उसके तमाम के तमाम खलीफाओं का कब्रिस्तान बना होगा और उस पर कुत्ते रो रहे होंगे, तो मैंने समझा था अहंकार में तुम बहुत बड़ा बोल रहे थे। लेकिन नेपाल से 100 करोड़ की वापसी के और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी के जेरे साया मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस फानी दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। तकदीर का हेठा ही होगा वो शख्स जो कि तुमसे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करेगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि बकौल तुम्हारे न कंपनी रहेगी और न कंपनी का आखिरी रोशन चिराग गजरे रहेगा। आखिरी? मुझे पिंगले की मौत की खबर है। अच्छा, कैसे? मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस चंपक भाई मेंशन में ही है। इत्तेफाक से जब वहाँ लिफ्ट वाला हादसा हुआ था तब मैं वहीं उसी इमारत में था। ओह, तो अब रावण का आखिरी सिर। जनाब छोड़िए वो किस्सा। क्यों? अब तो मैं धीरे बोल रहा हूँ। लेकिन बोल क्यों रहे हैं इस बाबत? अच्छा, नहीं बोलता। सिर्फ एक आखिरी बात बता दो। पूछिए। क्या वो दिन आज ही है? कौन सा दिन? जबकि 6 सिर वाले रावण का आखिरी सिर कटेगा। मैं जवाब न दूँ तो मैं फिर सवाल करूँगा, फिर करूँगा और तब तक करता रहूँगा जब तक कि जवाब हासिल न कर लूँगा। तरंग में तो वो विमल को शुरू में ही लग रहा था, लेकिन अब उसने महसूस किया वो बाकायदा नशे में था, जो कि अशुभ लक्षण था। ऐसी हालत में पहुंचे आदमी से उसका आमना सामना नहीं होना चाहिए था। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? लोहिया बोला। जवाब वही है जनाब, जिसकी की आपको उम्मीद है। मैं आपकी पारखी निगाह और तीव्र बुद्धि की दाद देता हूँ। वो खुश हो गया। और मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। शुक्रिया, लेकिन बराए मेहरबानी दुआ के अलावा कुछ और भी कीजिए। और क्या करूँ? इस विषय को आज की शाम दोबारा भूलकर भी जुबान पर न लाइएगा और दोबारा मेरे करीब भी फटकने की कोशिश न कीजिएगा। ओके, कंसिडर इट डन। थैंक यू। नाउ गेट अलॉन्ग। अभी लो, तुमने वो कैबरे डांसर देखी, वो भूरे बालों वाली? नहीं, विमल बड़े सब्र के साथ बोला। अभी मैं बैंड स्टैंड की ओर नहीं गया, लेकिन जाना ज़रूर, मज़ा आ जाएगा। ओके, जाऊंगा ज़रूर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। किस बात का? वो कैबरे डांसर मेरे से फिट है। मैं ख्याल रखूंगा। मैं उसकी तरफ झांकूंगा भी नहीं। झांकना ज़रूर, जी भर के नज़ारा करना, लेकिन और कुछ नहीं। अब टल भी चुप कमबख्त। ओके, मैं ख्याल रखूंगा। नाउ फॉर हेवन्स सेक गेट अलॉन्ग। यस, राइट अवे। वो झूमता झामता वहाँ से परे हट गया। दाता, इतना मुआजिज आदमी और शराब के इस कदर हवाले, नशे में इतना गैर जिम्मेदार। विमल डांस फ्लोर की ओर बढ़ा।
वहाँ उसे विक्टर बैंड की धुन पर नाचते जोड़ों का नज़ारा करता मिला। दोनों की निगाह मिली। विमल ने पेड़ों के झुरमुट की ओर इशारा किया और आगे बढ़ गया। झुरमुट के दहाने पर पहुंचकर उसने एक सतर्क निगाह अपने पीछे दौड़ाई। किसी की भी तवज्जो उसने अपनी तरफ न पाई। वो पेड़ों की झुरमुट में दाखिल हो गया। उसकी गुफा जैसी राहदारी पार करके वो पिछवाड़े में पहुंचा, जहाँ की सन्नाटा था और जहाँ प्रकाश का इकलौता साधन आसमान में चमकता आधा चांद था। वहाँ एक सशस्त्र गार्ड मौजूद था। विमल ने एक सिगरेट होठों से लगाया और फिर लाइटर निकालकर उसे जलाने का जानबूझकर असफल प्रयत्न करने लगा। 5-6 झटकों में लाइटर न जला तो वो गार्ड के करीब पहुंचा और झुंझलाया सा बोला, माचिस होगी यार। गार्ड ने माचिस निकालकर उसे सौंपी और सहज भाव से बोला, बोर हो गए भीतर के शोर शराबे से? ऐसा ही है कुछ। विमल ने सिगरेट सुलगाकर माचिस उसे सौंपी। हल्ला गुल्ला शोर शराबा मुझे रास नहीं आता। मैं आदतन शांति और तन्हाई पसंद आदमी हूँ। अपना अपना मिजाज होता है जनाब। सिगरेट पियोगे? नहीं, अभी नहीं। जहांगीर के भाई मालूम होते हो। गार्ड के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। कैसे जाना? वो बोला, तुम्हारी सूरत से जाना, बहुत मिलती है उससे। बातें करता करता विमल यूं धीरे धीरे घूमता जा रहा था कि उसकी ओर रुख रखे रहने की कोशिश में गार्ड की पेड़ों की तरफ पीठ हो गई थी। आप जहांगीर को जानते हैं? गार्ड बोला, खूब अच्छी तरह से। तुम भी क्या उसी जैसे पढ़े लिखे हो? MA ऑनर्स PhD? जी नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन से आगे नहीं बढ़ सका था। ग्रेजुएशन भी कोई कम शिक्षा नहीं होती। इधर अकेले बोर ही होते होंगे तुम। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ड्यूटी देने की आदत है मुझे। यानी कि घंटे 2 घंटे के आराम का मौका मिलना तुम्हारे लिए खास खुशी की बात नहीं होगी। आराम? जो तुम अभी करने जा रहे हो। तभी उसके पीछे दबे पांव गए विक्टर ने पेड़ की एक मोटी डाल का भरपूर वार गार्ड की खोपड़ी पर किया। तत्काल गार्ड की आंखें उल्टी और वो वहां खड़ा था भर भराकर वहीं ढेर हो गया। विमल और विक्टर ने फुर्ती से उसे संभाला और खंडर के अंधेरे में ले आए। वहां उन्होंने उसकी वर्दी उतारी, जो कि विक्टर ने अपने कपड़ों की जगह पहन ली। बाहर पहरे पर पहुंच। विमल बोला, कोई और जना इधर आ सकता है। चेकिंग के लिए सोलोमन ही आ गया तो बेहिचक उसे गोली मार देना। ठीक। वैसे उम्मीद नहीं कि कोई सिक्योरिटी वाला तुम्हारे करीब पहुंचेगा। सोलोमन और जहांगीर जैसा कोई घर का सिक्योरिटी वाला इधर आया तो फासले से ही उसकी तसल्ली हो जाएगी कि तुम मुस्तैदी से उधर पहरा दे रहे थे। कोई बाहर से बुलाया गया सिक्योरिटी वाला या कोई मेहमान इधर आया, जैसे कि अभी मैं टहलता हुआ आ गया था, तो वो तुझे पहचानता नहीं होगा, इसलिए उससे तेरे को कोई खतरा नहीं होगा। बढ़िया, पहुंच। विक्टर तत्काल गार्ड की जगह लेने बाहर पहुंच गया। विमल ने पहले गार्ड की मुश्कें कसी, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर एक पेंसिल टॉर्च की रोशनी में तहखाने में उतरा। वहां से वो तमाम सामान उठाकर ऊपर ले आया, जो कि वो सोमवार 6 तारीख को वहां छुपाकर गया था। गनीमत थी कि वो सामान अपेक्षा अनुसार वहां मौजूद था। उसके साथ कोई हादसा नहीं गुजरा था। बड़े यत्न से उसने अपना सिख बहुरूप धारण किया। सिख के बहुरूप में वो एक सोने के बटनों से जड़ा बंद गले का सफ़ेद कोट पहने था। अलबत्ता काली पतलून और जूते वही थे जो वो पहले से पहने था। अपने गले में उसने 3 लड़ियों वाली मोतियों की माला, दोनों कानों में हीरे के स्टड, दोनों हाथों की उंगलियों में 5 हीरे जड़ी अंगूठियां और दाएं हाथ में सोने का भारी कड़ा पहन लिया था। सिर पर काली 50 के साथ लाल पगड़ी थी और कोट की ऊपरी जेब में पगड़ी से मैच करता लाल रुमाल था। रिवॉल्वर उसने कोट की दाएं जेब में डाल ली थी और एक हथगोला और एक धुएं का बम उसने एक डोरी के साथ बांधकर यूं अपनी टांगों के बीच लटका लिया था कि डोरी ऊपर खींचने से वो दोनों चीजें उसके हाथ में आ सकती थी। चलने में वो असुविधा पैदा करने वाला इंतजाम था, लेकिन उन दोनों चीजों को जिस्म पर छुपाने का और कोई तरीका नहीं था। दूसरा हथगोला, धुएं का बम और रिवॉल्वर उसने बाहर मौजूद विक्टर को सौंप दी। गार्ड की जो वर्दी वो पहने था वो ऐसी थी कि वो सब सामान उसकी जेबों में ही समा सकता था। आखिर में विमल ने एल्युमिनियम की डंडों वाली सीढ़ी उठाई और बाहर समुद्र की ओर बनी बालकनी पर पहुंचा। उसने सीढ़ी के खुले सिरे का रुख बाहर की तरफ करके उसे धीरे धीरे खोलना आरंभ किया। जब सारी सीढ़ी रेलिंग से नीचे लटक गई तो उसका दूसरा वो सिरा उसके हाथ में आ गया जिस पर 2 मजबूत हुक लगे हुए थे। उसने वो हुक
रेलिंग के एक डंडे में फंसा दिए। समुद्र की छाती पर कालिया की मोटर बोट कहाँ थी? ये रात की उस घड़ी नंगी निगाहों से देखना मुहाल था, लेकिन जब उसने अपनी पेंसिल टॉर्च का रुख समुद्र की ओर करके उसे एक बार ऑन किया तो तत्काल समुद्र की ओर से भी एक जुगनू सा चमका। गुड। वो वापस विक्टर के पास लौटा। तेरे वाला गिफ्ट पैक कहाँ है? उसने पूछा। बारमैन के पास, विक्टर बोला। उसके काउंटर के नीचे। मांग लेगा या भले ही खुद उठा लेना? ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम होशियार रहना। फिक्र न कर बाप। पेड़ों का झुरमुट पार करके विमल वापस टेरेस पर पहुंचा और मेहमानों के हुजूम में शामिल हो गया। इंदौरी और जीवाने उसकी बगल से गुजरे, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ निगाह तक न उठाई। ड्रिंक्स की ट्रे के साथ इरफान और उसका सहयोगी वेटर उसके करीब पहुंचे। विमल ने उनसे एक ड्रिंक हासिल किया और फिर दबे स्वर में बोला, चीफ मिनिस्टर अभी यहीं है, इरफान बोला। गजरे? वहीं मेन शामियाने में, मेजबान और चीफ मिनिस्टर के पास। उठ के इधर उधर नहीं गया? नक्को, अभी तक तो एक बार भी नहीं गया। ओह, और? उसके 4 प्यादे यहाँ उसके साथ हैं। मैं चारों को पहचानता हूँ। 2 बाबू कामले और बीजू मेन शामियाने में उसके करीब मौजूद हैं और बाकी के 2 इंदौरी और जीवाने यहाँ मेहमानों में विचर रहे हैं। क्यों? मालूम नहीं। होंगी तो किसी फिराक में ही, जाहिर है, लेकिन कोई भनक नहीं लग रही। नहीं लग रही तो लग जाएगी, उन्हें निगाह में रखना। ठीक। वो दोनों आगे बढ़ गए। पीछे खड़ा विमल विस्की चुसकता अपना कोई अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश करने लगा। राजा साहब, विमल घूमा। चंदन जाधव उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। हेलो, विमल जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। जाधव ने बड़ी गर्मजोशी से उसके साथ हाथ मिलाया। उसके भी दूसरे हाथ में ड्रिंक का गिलास था। आप तो गायब ही हो गए जनाब, जाधव शिकायत भरे स्वर में बोला। उस शनिवार शाम को आपसे मुलाकात हुई थी तो लगता था कि आप अगले ही दिन फिर मुझे अपनी सेवा का मौका देंगे, लेकिन उसके बाद एक और शनिवार गुजर गया। अब अगला शनिवार भी आने वाला है। इधर तो आंखें तरस गई जनाब आपके इंतजार में। हमें एकाएक खड़े पैर वापस नैरोबी जाना पड़ गया था। विमल बड़े रौब से बोला। आज ही लौटे हैं, वो भी खास इस पार्टी में शामिल होने के लिए। आई सी। बहरहाल मुझे खुशी है कि मेरी आपसे यहाँ मुलाकात हुई। हमें आपकी खुशी की खुशी है। आपके घोड़ों के प्रोग्राम का क्या हुआ? अब आ गए हैं तो फुर्सत में आपके साथ बैठेंगे और प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम जल्दी फाइनल कीजिएगा राजा साहब, इसी में आपका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? आपकी गैर हाजिरी में यहाँ बड़े बड़े वाक़यात हो गए हैं और हालात में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। हम समझे नहीं। वो क्या है कि अपने बिलमोरिया साहब एकाएक इंतकाल फरमा गए हैं। आप चाहें तो अब उनके घोड़े आप खरीद सकते हैं। ब्लैक ब्यूटी भी? जी हाँ। दैट्स गुड न्यूज़। हम मिलेंगे इस बाबत आपसे। कब? कल ही वक्त निकालेंगे हम आपको आपके स्टड फॉर्म पर फ़ोन करेंगे। मैं इंतज़ार करूँगा आपकी फ़ोन कॉल का। ज़रूर। अब हमें इजाज़त दीजिए, हमने मेज़बान से मिलना है। मैंने भी मिलना है। आइए इकट्ठे चलते हैं। विमल सक पकाया। चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में मेन शामियाने में कदम रखने का उसका कोई इरादा नहीं था। जो बात उसने जाधव से पीछा छुड़ाने के लिए कही थी वो ही अब उसके गले पड़ रही थी। ज़रूर, प्रत्यक्षता वो बोला, लेकिन पहले ये जाम तो खत्म कर लें। गिलास हाथ में थामे झूमते हुए मेजबान के हुजूर में जाना तो बदतमीजी होगी। ठीक फरमाया आपने, मुझे तो ये बात सूझी ही नहीं थी। आप बड़े आदमी हैं, खानदानी आदमी हैं, राजा साहब हैं। तहजीब की ऐसी बारीकियों से तो आप ही वाकिफ़ हो सकते हैं। विमल बड़ी शान से हंसा। तो हमारे मेजबान से आप पुराने वाकिफ़ हैं? कहाँ वाकिफ़ हैं? वाकिफ़ तो अभी हम होंगे। तो जाधव के चेहरे पर उलझन के भाव आए। तो आप यहाँ जबरन नहीं घुसाए हैं जाधव साहब, विमल हंसता हुआ बोला। कोई गेट क्रैशर नहीं है हम। वो क्या है कि हमारे बड़े सरदार जी, हमारे फादर साहब यहाँ इनवाइटेड थे, लेकिन आज शाम एकाएक उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ की हाजिरी भरने उनकी जगह हमें आना पड़ा। सच पूछो तो हम तो अपने मेज़बान को पहचानते भी नहीं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपके साथ हूँ, पहचान मैं करवा दूंगा। बढ़िया। दोनों ने अपने गिलास खाली किए। चलें? जाधव बोला। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। उसके साथ रवाना होने से पहले उसने बारमैन से विक्टर द्वारा वहां छोड़ा गिफ्ट का पैकेट हासिल किया। चीफ मिनिस्टर के कमांडोज की और गजरे के दोनों गार्ड्स की सतर्क निगाह उनकी तरफ उठी।
गजरे ने भी आंख भरकर नवांगतुक बांके सजीले सिख को देखा। उसके नेत्र सिकुड़े, लेकिन जब उसने चंदन जाधव को उस सिख की बाह में बाह पिरोया पाया तो वो आश्वस्त हुआ। बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर उस घड़ी चीफ मिनिस्टर से बतिया रहा था। दोनों उसके सामने जा खड़े हुए तो उसने सिर उठाया। मेरी बधाई, विमल ठेठ पंजाबी लहजे में बोला। कबूल हुए जनाब जी। शुक्रिया शुक्रिया, मेजबान उठता हुआ बोला। आप राजा गजेंद्र सिंह अपना ज्ञान बघाड़ने के लिए तत्काल जाधव चहका। NRI नैरोबी से हैं। ओह, गजरे अब बिल्कुल ही आश्वस्त हो गया। कोई NRI है नैरोबी से। मेजबान ने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और फिर चंदन जाधव से उसका हालचाल पूछा। दूल्हा दुल्हन से मिले? फिर वो बोला, अभी नहीं, जाओ मिल के आओ। वो स्पष्ट संकेत था कि चीफ मिनिस्टर की वजह से मेजबान अपने सामने उनकी लंबी मौजूदगी नहीं चाहता था। खुद विमल भी ऐसा ही चाहता था। उसके लिए बड़ा सुविधाजनक काम हुआ था कि जाधव के बढ़ बढ़ के बोलने की वजह से मेजबान ने उसे कोई जाधव के साथ आया जाधव का ही दोस्त समझा था। दोनों वर वधू से मिले। विमल ने वधू को अपना गिफ्ट पैकेट सौंपा। जाधव ने एक बंद लिफाफा उसे थमाया और फिर दोनों मेन शामियाने से बाहर निकल गए। इंदौरी और जीवाने मेन शामियाने में पहुंचे। इंदौरी की गजरे से निगाह मिली तो उसने बड़े अदब से गजरे को इशारा करके कुछ कहने की इच्छा व्यक्त की। गजरे उठकर उनके करीब पहुंचा। बाप, इंदौरी खेदपूर्ण स्वर में बोला, वो चश्मे वाला लड़का यहाँ कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? गजरे मेंढक की तरह टरटराया। हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा है बाप, कहीं टॉयलेट वगैरह में होगा। वो भी देखा बाप। लगता है, जीवाने बोला, वो इधर से चला गया है। बकवास मत कर, गजरे अप्रसन्न भाव से बोला। जितनी अकल है उतनी जुबान चला। जीवाने सहम कर चुप हो गया। इतनी जल्दी कैसे चला गया वो? अभी तो महफिल रंग पर भी नहीं आई। वैसे भी यूं कोई जाता है तो मेजबान से मिल के जाता है। वो यहीं होगा। तुम ही लोग उसे ठीक से तलाश नहीं कर पाए। पण बाप, इंदौरी ने कहना चाहा, मैं इधर का चप्पा चप्पा छाना होगा चप्पा चप्पा, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह है और बहुत लोग जमा है यहाँ। कोई बड़ी बात नहीं कि तू उसे बाएं तलाश कर रहा हो तो दाएं हो, दाएं तलाश कर रहा हो तो वो बाएं हो, इधर तलाश कर रहा हो तो वो उधर हो, उधर तलाश कर रहा हो तो वो इधर हो। तो कामले और बीजू को भी अपने साथ लेके जा और 4 जने इकट्ठे घूमने की जगह 4 बाजू जाकर उसे तलाश करो, वो ज़रूर मिलेगा। पण बाप, तुम इधर अकेला? कुछ नहीं होता मेरे को इधर अकेले। चारों जाओ। कामले और बीजू को बोल मैं ऐसा बोला। वो लड़का दिखाई दे जाए तो 2 जने लौट आना। फिर गजरे ने उनकी तरफ से पीठ फेर ली। जाधव अपने किसी परिचित की आवाज़ पर उसकी ओर बढ़ा तो इरफान विमल के करीब सरक आया। चीफ मिनिस्टर के यहाँ से गए बिना वो धीरे से बोला, कुछ नहीं होने वाला बाप। कोई बात नहीं, विमल बोला, कभी तो जाएगा, हम इंतज़ार कर सकते हैं, हमारे पास वक्त है। उससे पहले गजरे चल दिया तो? ऐसा नहीं होगा, मेजबान ऐसा नहीं होने देगा। चीफ मिनिस्टर की वजह से उधर मेन शामियाने के पास भी स्टाफ का फटकना मुमकिन नहीं। कोई वेटर उधर जाता है तो उसके ब्लैक कैट कमांडो निगाहों से ही उसे खबरदार कर देते हैं कि वो पास ना फटके। फिर उधर बैठे मेहमानों की सर्विस कैसे चलती है? एक वेटर उधर तैनात है, वही सबको सर्व करता है। सिर्फ उसकी मेन शामियाने में आवाजाही की इजाज़त है। चीफ मिनिस्टर चला जाएगा तो ये पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। तभी तो बोला कि उसके गए बिना कुछ नहीं होने वाला। हम इंतज़ार करते हैं। एक और गुड न्यूज़ है बाप। क्या? उधर गजरे के सिर पर उसका अपना कोई प्यादा मौजूद नहीं है। जो 2 प्यादे पहले वहाँ तैनात थे वो अब वहाँ दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि चीफ मिनिस्टर अपने कमांडोज के साथ वहाँ से रुखसत हो जाए तो गजरे की हिफाजत करने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। मैं ऐसे ही बोला बाप। बढ़िया, हम इंतज़ार करते हैं चीफ मिनिस्टर के जाने का। जीवाने दौड़ता हुआ इंदौरी के पास पहुँचा। क्या हुआ? इंदौरी आशापूर्ण स्वर में बोला। मिला वो? नहीं, जीवाने हाँफता सा बोला। नहीं तो साले इधर क्यों आ गया? इंदौरी, मुझे याद आ गया है कि उस लड़की को मैंने पहले कहाँ देखा था। किस लड़की को? अरे उसी को जिसे तू बोला कि मेजबान की सेक्रेटरी है। जीवाने, ये कोई टेम है ऐसी बातें करने का? है टेम, सुनेगा तो फड़क जाएगा। तो फड़काता क्यों नहीं? फड़का जल्दी और नक्की कर। मैंने इस लड़की को कैसीनो की तबाही से 3 दिन पहले स्वैन नेक पॉइंट पर देखा था।
इंदौरी, ये वही लड़की है जो पीएन घड़ी वालों को वहां लेकर गई थी, और तेरे को मालूम है कि पीएन घड़ी वाला सोहल है, और सोहल ने ही स्वैन नेक पॉइंट को तबाह किया था। इंदौरी सन्नाटे में आ गया। ये लड़की, वो धीरे से बोला, कभी सोहल की जोड़ीदार थी? बरोबर थी। तब मेरी ड्यूटी उधर स्वैन नेक पॉइंट पर थी। मैंने अपनी आंखों से इसे फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ लगाए पीएन घड़ीवाला के साथ वहां पहुंचते देखा था। अलबत्ता ये मुझे बाकी सबको भी बहुत देर बाद मालूम हुआ था कि सोहल ही पीएन घड़ीवाला था। इंदौरी, हमें फौरन इस बाबत गजरे साहब को बोलना चाहिए। इंदौरी ने मेन शामियाने की तरफ निगाह उठाई। चीफ मिनिस्टर जा रहा है, वो धीरे से बोला। बॉस मेजबान के साथ उसे विदा करने में लगा हुआ है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। क्या वांदा है? चीफ मिनिस्टर के विदा होते ही मेजबान बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर जैसे आज़ादी पा गया। आओ, वो गजरे की बाह में बाह पिरोता हुआ बोला। एक एक जाम टकराते हैं। ज़रूर, गजरे बोला। नेकी और पूछ पूछ। दोनों दोस्त बार पर पहुंचे। बारमैन ने तत्काल उन्हें ड्रिंक सर्व की और उन्होंने चीयर्स बोला। तभी स्टेट का एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा। शेरिफ साहब आए हैं, उसने खबर की। ओफो, इसने भी अभी आना था। उसने एक ही बार में अपना गिलास खाली किया और बोला, इधर ही रहना गजरे, मैं उल्टे पाँव लौट के आता हूँ। गजरे ने सहमति में सिर हिलाया। मेजबान लंबी डग भरता वहाँ से रुखसत हो गया। हेलो माय डियर नेबर। गजरे ने सिर उठाया तो पाया कि मालाबार हिल का उसका पड़ोसी लोहिया उससे मुखातिब था। हेलो लोहिया साहब, गजरे जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। कैसे हैं? बढ़िया, लोहिया झूमता सा बोला। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी चढ़ानी मालूम होती है। भाई, महफिल है, रंग है, महफिल के रंग में रंगे हैं। कोई ऐतराज वाला काम तो किया नहीं है? अजी, ऐतराज कैसा? ऐसी जगह क्या आप या हम जाने वाले हैं जहाँ ऐतराज हो, पाबंदियाँ हो? ऐन मेरे मन की बात कही गजरे साहब। गजरे ने बारमैन से एक ड्रिंक हासिल किया और उसे लोहिया को थमाता हुआ बोला, लीजिए, मेरे साथ भी चीयर्स बोलिए। लोहिया ने गिलास थामा और उसे गजरे के जाम के साथ टकरा कर झूमता हुआ बोला, चीयर्स चीयर्स। गजरे बोला, उधर एक टेबल खाली है, आइए चल के बैठते हैं थोड़ी देर। गजरे ने ऐतराज न किया। दोनों खाली टेबल पर जा बैठे। बहुत उम्दा इंतज़ाम किया है कॉन्ट्रैक्टर साहब ने, लोहिया बोला। वो तो है, गजरे बोला। आपने वो कैबरे डांसर देखी, वो भूरे बालों वाली? फासले से देखी, लेकिन उसका जिक्र किस लिए लोहिया साहब? मेरे से फिट है, लोहिया रंगीन स्वर में बोला। अभी थोड़ी देर में बैंड स्टैंड पर आधे घंटे की ब्रेक होगी, फिर मैं उसके साथ। अरे यहीं नहीं, मेंशन में एक बेडरूम ठीक कर भी आया हूँ मैं। खुशकिस्मत हैं आप। वो तो मैं हूँ। आप अपनी खुशकिस्मती के बारे में क्या कहते हैं? क्या मतलब? आपका होटल बंद है? अच्छा, वो तो रेनोवेशन के लिए। लोहिया ने एक फरमाइशी ठाका लगाया। क्या हुआ? गजरे तनिक अप्रसन्न भाव से बोला। गजरे साहब, आपने दाई और पेट वाली मसल सुनी है ना? नहीं सुनी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं दाई हूँ, लोहिया अपनी छाती ठोकता हुआ बोला। ये पेट है। उसने हाथ बढ़ाकर गजरे के पेट में एक उंगली भौंकी। जो आप मेरे से छुपा रहे हैं? क्या मतलब? मतलब समझिए। कहने वाला क्या कह नहीं गया कि कंपनी का हेडक्वार्टर कब्रिस्तान बना होगा और उस पर कुत्ते रो रहे होंगे। कौन कहने वाला? गजरे बड़े जब्त के साथ बोला। वही जो आपको रावण कहता है, या जिसे आप कहते हैं कि आप रावण हैं। मैं समझा नहीं लोहिया साहब। अभी भी नहीं समझे तो फिर तो हो गया आपका काम। फिर तो समझ लीजिए कि दशहरा आज ही होगा। क्या? बल्कि अभी होगा, लोहिया झूमता हुआ बोला। और यहीं होगा। अच्छा, क्या राजा रामचंद्र पहुंच गए यहाँ? सवाल के बदले में गजरे को अप्रत्याशित जवाब मिला। हाँ, नशे में निहायत गैर जिम्मेदार हुआ लोहिया बोला। संभल जाइए गजरे साहब, रावण के पास चॉइस थी, लेकिन उसने उसे अवेल नहीं किया था। उसको राजा रामचंद्र के कदमों में सिर झुकाकर क्षमा मांगना कबूल नहीं हुआ था। नतीजतन उसका वध हो गया था, जबकि उसके 10 सिर थे। आपको तो एक ही सिर बाकी है। आप ऐसी गलती न कीजिएगा। नहीं करूँगा। आप जैसा दाना आदमी जब ये राय दे रहा है तो हरगिज़ नहीं करूँगा। लेकिन मुझे राजा रामचंद्र दर्शन तो दें, वो सामने तो आए, ताकि मैं उनके कदमों में अपना सिर झुका सकूं। ये बात तो ठीक है,
चरण होंगे तो वंदना होगी ना, जब चरण ही नहीं होंगे तो वंदना। वंदना? उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर गए। वंदना नायाब चीज थी। अपना रेशम वाला तो कभी कभी सागर से मोती निकाल के लाता है, जैसे वो वंदना। बात कुछ और हो रही थी लोहिया साहब। यू मीन वंदना की बात नहीं हो रही थी? जी नहीं। तो फिर बात राजा रामचंद्र की हो रही थी। तो वो गजरे तनिक आगे को झुका। उसने अपने स्वर को बड़ा रहस्यपूर्ण और नाटकीय बनाया। पहुंचे हुए हैं यहाँ रावण वध के लिए। हाँ, आपसे मिले? हाँ भाई, तभी तो मालूम है। मेरे से मिलवाइए ना। मिलवा देंगे, लेकिन रावण साहब, आई मीन गजरे साहब, वो चरण वंदना के मामले में आपको सीरियस होना पड़ेगा। मैं फुल सीरियस हूँ जनाब। फिर क्या बात है? फिर तो समझ लीजिए कि आज दशहरा नहीं होगा। अब बोलिए, कहाँ है वो? कौन? सोहल। सोहल? सोहल का नाम कब लिया मैंने? आपने नाम नहीं लिया, लेकिन वो अवतारी पुरुष है। राजा रामचंद्र का कलयुग का अवतार है वो। अब बोलिए, कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा। इस अवतार में देखने में कैसा है वो? जवाब में बड़ी शान से लोहिया ने विमल का हुलिया बयान किया। गजरे सन रह गया। लोहिया उस शख्स का हुलिया बयान कर रहा था जो कि अभी थोड़ी देर पहले मेन शामियाने में उसके सिर पर खड़ा होके गया था, और जिसे उस घड़ी भी उसके प्यादे सारी स्टेट में तलाश करते फिर रहे थे। यानी कि उसकी जान लेने के लिए सोहल वहां पहुंचा हुआ था, ऐसी जगह जहां किसी गैर का, किसी दुश्मन का घुस पाना नामुमकिन था। लोहिया साहब, प्रत्यक्षता वो बोला। आप कैसे जानते हैं उसे? किसे? सोहल को। मैं कहाँ जानता हूँ उसे? तो फिर? अरे, वो तो कालिया का दोस्त था और उसी के साथ एक बार मेरे पास आया था। कालिया? इब्राहिम कालिया? हाँ। वो आपका दोस्त था? हाँ। और वो सोहल को आपके पास लेकर आया था? हाँ, बोला तो। क्यों? ये राज की बात है गजरे साहब। अच्छा, जी हाँ, पूरे 50 करोड़ के राज की। अरे लोहिया साहब, मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्ती में आपसदारी में कहीं पर्देदारी होती है? होती है, तभी तो कहते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लोहिया तरन्नुम में बोला। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। गया काम से। लोहिया साहब, गजरे बोला, उसे यहीं बुलाइए, फिर खूब गुजरेगी। जो मिल बैठेंगे दीवाने 3। 3? लोहिया की भवें उठी। जी हाँ, मैं, आप और वो। बढ़िया आइडिया है, लेकिन अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मुझे किसी और दीवाने से मिल बैठना है। आई मीन दीवानी से मिल लेटना है, मैंशन में, बेडरूम में। रिमेंबर? हाँ, लेकिन ऑर्केस्ट्रा के ब्रेक का वक्त हो गया है। वो एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, बट यू वॉच योर सेल्फ एंड टेक गुड केयर ऑफ योर लास्ट हेड। लास्ट हेड? लास्ट ऑफ द 6 हेड्स। हा हा हा। गजरे खून का घूंट पी के रह गया। लोहिया वहां से रुखसत हो गया। तभी इंदौरी और जीवाने वहां पहुंचे। मिला? गजरे भुनभुनाया। नहीं, इंदौरी बोला। तो लौट के क्यों आए? बाप, ये जीवाने बड़ी अनोखी बात बोल रहा है। कमीनो, गजरे दांत पीसता हुआ बोला। काम छोड़कर मुझे बात सुनाने आए हो? बाप, काम से ही ताल्लुक रखती बात है। क्या बात है? गजरे तनिक नरम पड़ा। इंदौरी ने जीवाने को कोहनी मारी। जीवाने ने एक ही सांस में वैभवी से संबंधित अपनी कहानी गजरे को सुनाई। ओह, गजरे बोला, तो वो छोकरी भी इस षड्यंत्र में शामिल है। उसी की वजह से सोहल यहाँ घुसपैठ कर पाया। दोनों प्यादे खामोश रहे। तो वो तुम्हें कहीं नहीं मिला? हमें नहीं मिला बाप, इंदौरी बोला। कामले और बीजू को? उनकी हमें खबर नहीं। हम उन्हें तलाश करके लाएं? जीवाने बोला। कोई ज़रूरत नहीं, आ जाएंगे वो। तुमने अब मेरे साथ ही रहना है, और बहुत जल्द हम यहाँ से कूच कर रहे हैं। चलो। गजरे मेन शामियाने की तरफ बढ़ा। तत्काल दोनों प्यादे उसके पीछे हो लिए। आधे रास्ते में बहराम जी उसे अपनी तरफ आता मिला। उसने वापस लौटते गजरे को देखा तो उसका कुछ और ही मतलब लगाया। मैं आ ही रहा था बिरादर कि। कोई वांदा नहीं, गजरे जल्दी से बोला। तुम जरा मेरी बात सुनो। कोई खास बात? हाँ, बहुत खास बात। बोलो। तुम्हें उस चश्मे वाले लड़के का नाम याद आया जिसे तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे पास लाई थी और जिसे तुम अपना जात भाई बता रहे थे? हाँ, तभी याद आ गया था। लेकिन तुम, क्या नाम है उसका? घड़ी वाला।
PN घड़ीवाला, पेस्टनजी नौशीरवानजी घड़ीवाला? हाँ बिरादर, नाम तुम्हें मालूम ही है तो पूछ क्यों रहे हो? नहीं मालूम था, अभी मालूम हुआ। वो अब कहाँ है? क्या पता कहाँ है, होगा यहीं कहीं। तुम्हारी सेक्रेटरी को मालूम होगा। हो सकता है, उसे बुलाओ, उससे पूछो, मैं भी उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। किस्सा क्या है बिरादर? मेन शामियाने में चलो, बताता हूँ। लेकिन मैं जरा, बहराम जी, जो भी जरा या ज़्यादा करना है बाद में करना। ये तुम्हारे दोस्त की इल्तजा है, ये तुम्हारे ऐसे दोस्त की इल्तजा है कि जिसकी यकायक जान पर आ बनी है। यहाँ? मेजबान अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, नामुमकिन। यहाँ तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। मेरी सिक्योरिटी तुम्हारे ही काम की है, मेरे किसी काम की नहीं। मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, इसलिए खुदा के वास्ते हिलो। बहराम जी तत्काल उसके साथ हो लिया। विमल लपकता हुआ इरफान के पास पहुंचा। क्या हुआ बाप? इरफान सक पकाया सा बोला। गड़बड़। विमल सस्पेंस भरे स्वर में बोला। उधर देख, उधर मेन शामियाने की तरफ। इरफान की व्याकुल निगाह उधर उठी। वहां जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वो अपनी कहानी खुद कह रहा था। मेन शामियाने को सिक्योरिटी वालों ने चुपचाप घेर लिया हुआ था और उसमें मौजूद लोगों को यूं एक एक करके मेंशन के भीतर भेजा जा रहा था कि किसी मेहमान को कोई बात खटके नहीं, कोई बात असाधारण न लगे। क्या हुआ? इरफान बोला। जो हुआ बुरा हुआ। साफ लग रहा है कि वो लोग खबरदार हो गए हैं, इसलिए गजरे समेत मेन शामियाने के तमाम खास मेहमानों को मेंशन की सिक्योरिटी में भेजा जा रहा है। खबरदार कैसे हो गए? पता नहीं, ये बहस का वक्त नहीं। तुम अपनी ड्यूटी छोड़ो, साथियों की भी छुड़ाओ और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन होगा? हाँ, कोई मेहमान ऐसे में यहाँ से रुखसत होगा तो उसकी पड़ताल होगी, लेकिन तुम तो वेटर लोग हो, स्टाफ हो। सवाल तो होगा कि हम क्यों यहाँ से जा रहे हैं। बोलना स्मृति गुप्ते का संदेश मिला है। रीजनल मैनेजर साहिबा ने तुम लोगों को ऑफिस में बुलाया है। उन्होंने वहाँ फ़ोन करके पूछा तो आखिर अभी भी उस औरत के सिर पर सवार है। माकूल जवाब मिलेगा। उसे क्या मालूम होगा कि माकूल जवाब क्या है? चंदन जादव के पास सेलुलर है, उसके पास से फ़ोन करके मैं उसे माकूल जवाब समझा दूंगा। फिर भी बात ना बनी तो बड़ी हद यही होगा कि तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तब तुम एक एक करके जंगल में घुस जाना। पीछे रेलिंग के साथ सीढ़ी लटकी हुई है। हम पहले ही ऐसा क्यों ना करें? वेटर का उधर जाना किसी को खटक सकता है। जब तक कोई और जरिया सामने है तब तक तुम लोगों का उसे निकासी का रास्ता बनाना ठीक नहीं होगा। और तू बाप? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी किसी की मेरी तरफ तवज्जो नहीं, मैं निकल जाऊंगा। तवज्जो पलक झपकते हो सकती है। मैं सीढ़ी वाली राह पकड़ूंगा, मेरे लिए वो काम मुश्किल नहीं होगा। हुआ तो मैं उसी स्कीम पर अमल करूंगा जो हमने पहले से सोच रखी है। तू मेरा एतबार कर और भरोसा रख कि मैं और विक्टर सीढ़ी के जरिए समुद्र की तरफ उतर जाएंगे और मोटर बोट पर सवार होकर भाग जाएंगे। पण बोला ना, ये बहस का वक्त नहीं, जल्दी जा और अपने आदमियों को इकट्ठा कर। विमल के लिए निहायत फिक्रमंद इरफान उससे अलग हुआ। मैं किसी सोहल को नहीं जानती, वैभवी रोती हुई बोली। मैंशन के एक ऑफिस नुमा कमरे में उसके अलावा बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर, गजरे, सोलोमन कॉन्ट्रैक्टर और जीवाने मौजूद थे। चश्मे वाला वो लड़का सोहल है, गजरे कहर भरे स्वर में बोला, जिसे इनविटेशन कार्ड तूने दिया था। बॉस से पूछकर दिया था। वैभवी ने आर्तनाद किया। इनकी रजामंदी से, इनकी इजाज़त से दिया था। सोहल को? घड़ी वाला को, जिसे मैं पुराना जानती हूँ, जो कभी कभी मेरा बॉयफ्रेंड था और हाल में ही दोबारा मिला था। तो इनकार करती है कि स्वैन नेक पॉइंट की तबाही से ऐन पहले उसी शख्स को तू वहाँ लेकर गई थी, इब्राहिम कालिया के हुक्म से, जो कि तब मेरा बॉस था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बाद में वहाँ क्या होने वाला था। मुझे सिर्फ घड़ी वाला को कैसीनो की सैर कराने का हुक्म हुआ था, जो कि मैंने पूरा किया था। दोबारा कब मिला वो? इसी महीने की 2 तारीख को ताजमहल की लॉबी में। पार्टी की बाबत क्या पूछा उसने? कुछ नहीं, कोई सवाल ना किया उसने। जो बताया मैंने खुद बताया। इनविटेशन तो उसने मांगा? बिल्कुल नहीं, मैंने दिया। मैंने ही इसरार किया कि वो आए। यानी कि तूने जानबूझकर सोहल को यहाँ घुसाया ताकि वो मेरे पर वार कर सके? मुझे नहीं मालूम कि वो सोहल था, मुझे अभी भी नहीं मालूम। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं कि घड़ी वाला ऐसा कोई खतरनाक इरादा लेकर यहाँ आया था। तू झूठ बोल रही है,
मेरे कत्ल के षड्यंत्र में सोहल के साथ तू भी शामिल है। हरगिज नहीं, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं शामिल। मैं किसी सोहल को नहीं जानती। ये झूठ बोल रही है, गजरे अपने मेजबान से बोला। ये यूं अपनी जुबान नहीं खोलने वाली। इसे बहराम जी ने बड़ी मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। लेकिन ये झूठी फरेबी लड़की, ये न झूठी है न फरेबी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कह रही है सच कह रही है। लेकिन मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए गजरे। इसने कुछ नहीं किया है। कुछ किया है तो अनजाने में यूं किया है कि इसे खुद को खबर नहीं कि इसने क्या किया है। ऐसा कहीं होता है? होता है, हुआ है। वैसे भी ये वक्त इसके पीछे पड़ने का नहीं है, इसी के पीछे पड़ने का है। यही बता सकती है कि सोहल कहाँ है। इसी ने उसे कहीं छुपाया है। नहीं, वैभवी ने आर्तनाद किया। बॉस से मिलवाने के बाद से मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी। या छुपाया है या यहाँ से खिसका दिया है। नहीं, सोलोमन पहली बार बोला। मैं हर घड़ी दरवाजे पर था। मैंने उस लड़के को भीतर आते देखा था, लेकिन बाहर जाते नहीं देखा था। सोलोमन जो कहता है, बहराम जी बोला, वो गलत नहीं हो सकता। और वैभवी हर वक्त दरवाजे पर मेरे साथ थी। कभी किसी मेहमान को भीतर लेकर गई थी तो भी ये मेरी निगाहों में थी। मेरी जानकारी में आए बिना उस लड़के से ये दोबारा मिली नहीं हो सकती। सुना, अब जब मिली नहीं तो इसने उसे छुपाया कैसे? तो फिर कहाँ गया वो? गजरे कलप कर बोला। इसने उसे छुपाया नहीं, बाहर वो गया नहीं। टेरेस पर मेहमानों के बीच वो कहीं है नहीं। तो फिर कहाँ गया? हवा में उड़ गया या समुद्र में कूद गया? वो ज़रूर यही होगा, बहराम जी बोला। यही है तो दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे आदमियों ने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा है। वो क्यों इन्हें? एकाएक गजरे बोलता बोलता रुक गया। क्या हुआ? बहराम जी बोला। वो सिख, वो नैरोबी का NRI, वो राजा गजेंद्र सिंह, वो कहाँ है? होगा कहीं टेरेस पर। आप कैसे जानते हैं उसे? मैं कहाँ जानता हूँ बिरादर। वो तो मेरे एक मेहमान चंदन जादव का दोस्त था और उसी के साथ आया था। वो साला सोहल एक नंबर का बहरूपिया है। ज़रूर अब वो सिख बन गया है। जीवाने, बाहर दौड़ जा और इस सिख को थाम। वो भीड़ में छुपने वाला नहीं। यहाँ 6-7 सिख ही और हैं, लेकिन लाल पगड़ी, काली 50, बंद गले के सफ़ेद कोट और कानों में स्टड वाला सिख वो एक ही है। जाके उसकी दाढ़ी खींच, हकीकत अपने आप सामने आ जाएगी। ये मेरे मेहमान की तौहीन होगी। वो तुम्हारा मेहमान होगा तो तौहीन होगी ना। फिर भी ये कि दाढ़ी असली हुई तो मैं खुद सरदार साहब के कदमों में लौटकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा और उनके साथ गुस्ताखी करने वाले अपने आदमी को उनके सामने गोली मार दूँगा। बहराम जी खामोश हो गया। जीवाने, गजरे चिल्लाया, अभी यहीं खड़ा है, गया नहीं? तत्काल जीवाने बाहर को भागा। और तुम जरा, गजरे बहराम जी से बोला, चंदन जादव को भी यहाँ बुलाओ ताकि मालूम हो सके कि उस नैरोबी के NRI सिख की क्या कहानी है और वो उसे कैसे जानता है। वो रहा, अति उत्साहित जीवाने एकाएक चिल्लाया। विमल उस घड़ी पेड़ों की झुरमुट की तरफ बढ़ रहा था। गजरे के प्यादे और स्टेज के सिक्योरिटी वाले खामोशी से उसके पीछे पहुंचे होते तो उसका काम हो गया होता, लेकिन जीवाने की जोशीली ललकार ने उसे खबरदार कर दिया। उसने तत्काल बच्चों के उस झुंड में छलांग लगा दी जो कि बड़ी तन्मयता से कठपुतली का तमाशा देख रहे थे। उनमें सबसे छोटी उम्र का बच्चा 5 साल का था, जिसे उसने उठाकर अपनी छाती से चिपटा लिया। उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और चिल्लाया, खबरदार, किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। सबको जैसे सांप सूंघ गया। तुम लोगों में कोई न कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि खुद को बड़ा पहुंचा हुआ निशानेबाज समझता होगा। उसके लिए मेरी खास वार्निंग है। उसने मुझे अपना निशाना बना भी लिया तो भी ये बच्चा नहीं बचेगा। मैं मरकर गिरता गिरता भी कम से कम एक बार तो इसकी कनपट्टी से लगी रिवॉल्वर का घोड़ा खींच ही जाऊंगा। इसलिए खबरदार। मेरा बच्चा। भीड़ में से एक औरत आगे आई और बिलखती हुई बोली, मेरा बच्चा फिलहाल बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर किसी ने मेरे पर गोली चलाने की जुर्रत की तो पहले ये मरेगा और बाद में मैं मरूंगा। मेरा बच्चा, खबरदार। उस औरत के पहलू में बहराम जी प्रकट हुआ। उसने औरत की पीठ थपथपाकर उसे आश्वासन दिया और उच्च स्वर में बोला, बच्चा हमारा नवासा है, इसे छोड़ दो। हरगिज़ नहीं, तुम्हारी हमारी कोई अदावत नहीं। तुम हमारे मेहमान हो और हमारे किसी मेहमान पर हमारे होते आंच नहीं आ सकती। बच्चे को छोड़ दो।
हम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ से एकदम सेफ रुखसत करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर साहब, जिस स्कूल में अपने फरेब का ये सबक पढ़ा है, बंदा उसका हेडमास्टर रह चुका है। हम कोई फरेब नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं कि बच्चा मेरे साथ जाएगा, जिंदा या मुर्दा मेरे साथ जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप अपने नवासे की जिंदगी चाहते हैं तो अपने आदमियों को हुक्म दीजिए, कोई गोली ना चलाए, कोई गोली ना चलाए। बहराम जी बोला, कोई मेरे पीछे आने की कोशिश ना करे। पीछे? तुम कहाँ जाना चाहते हो? मालूम पड़ जाएगा, लेकिन कोई मेरे पीछे आने की कोशिश ना करे। मेरी इजाज़त के बिना कोई अपनी जगह से ना हिले। कॉन्ट्रैक्टर साहब, मैं आपका और आपके मेहमानों का लिहाज कर रहा हूँ, जो इस वक्त ये मांग नहीं खड़ी कर रहा कि आप ही मेरे सामने प्लेट में रख के गजरे को पेश करें। अपने नवासे की ज़िंदगी की खातिर या तो आप ऐसा करेंगे या फिर यहीं आप और गजरे अपने अपने आदमियों समेत आपस में लड़ मरेंगे। कहिए कि मैं झूठ कह रहा हूँ? तुम सच कह रहे हो, इसलिए वक्त की नजाकत को समझिए और मुझे यहाँ से निकल जाने दीजिए। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हमारा बच्चा आपके पास सही सलामत वापस लौट आएगा। ये वाहे गुरु के एक खालसा का आपसे वादा है। हमें तुम्हारी बात पर एतबार है। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। शुक्रिया। हम कलेजा मुंह में लिए अपने नवासे के वापस लौटने का इंतज़ार करेंगे। आपको नाउम्मीदी नहीं होगी। जाओ। पीछे हटता विमल पेड़ों के झुरमुट में दाखिल हो गया। वो एक हाथ में रिवॉल्वर थामे था और दूसरे से बच्चे को दबोचे था, इसलिए वो हैंड ग्रेनेड और धुएं का बम निकालकर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और बहराम जी के आश्वासन के बावजूद वो किसी भी क्षण अपने पर कोई हमला होने की, कहीं से किसी के अपने ऊपर कूद पड़ने की उम्मीद कर रहा था। इसलिए पेड़ों के झुरमुट में पहुंचकर भी उसने रिवॉल्वर बच्चे की कनपट्टी से नहीं हटाई थी, और वो तब भी उल्टा चल रहा था, क्योंकि वो पीठ में गोली नहीं खाना चाहता था। पेड़ों की ओट से निकलकर वो निर्विघ्न खुले में पहुंचा। उधर गार्ड की वर्दी पहने खड़ा विक्टर सकपकाया। उसका हाथ तत्काल बेल्ट होल्स्टर में रखी रिवॉल्वर पर पड़ा। विक्टर, विमल तीखे स्वर में बोला। मैं हूँ। विक्टर लपक कर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? वो सस्पेंस भरे स्वर में बोला। ऑपरेशन फेल हो गया। ऐन वक्त पर हमारी पोल खुल गई। बालकनी पर पहुंच और मोटर बोट को सिग्नल दे। हमने फौरन यहाँ से निकलना है। बाकी लोग? वो या अब तक निकल गए होंगे या इधर ही आते होंगे। तू चल। ये बच्चा मेजबान का नवाजा है, हमारा सुरक्षा कवच है। यही यहाँ से हमें सेफ निकालेगा। अब चल। बाप, पहले तू। मूर्ख न बन। मैं पहले चला गया तो तू यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। पर तू पीछे अकेला उतनी ही देर के लिए जितनी तुझे सीढ़ी से नीचे पहुँचने में लगेगी। लेकिन ये ज़रूरी है, सीढ़ी 2 जनों का वजन नहीं संभाल पाएगी। पण अब हिल भी चुक। वो बालकनी की तरफ लपका। उल्टा चलता विमल भी वहां पहुंच गया। पेड़ों के झुरमुट से किसी ने बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि वहां कुछ लोग पहुंचे थे। विमल ने टांगों के बीच में लटका हथगोला काबू में किया और उसका पिन खींचकर उसे पेड़ों की दिशा में फेंका। जोर का धमाका हुआ। धमाके के साथ क्षण भर को रोशनी हुई, जिसमें उसे पेड़ों में दुबकी कई सूरतों का आभास मिला। मुझे मालूम है तुम लोग कहाँ हो, विमल चिल्लाया। मैंने हथगोला जानबूझकर कम फासले तक फेंका है। अगली बार हथगोला सीधा पेड़ों में तुम्हारे सिर पर आकर गिरेगा, इसलिए खबरदार। बच्चे की खैरियत चाहते हो तो कोई पेड़ों की ओट से बाहर खुले में कदम न रखे। कोई जवाब न मिला। खबरदार, खबरदार। पूर्वता सन्नाटा छाया रहा। कुछ क्षण बाद विमल ने सीढ़ी को खींचकर देखा तो उसने अनुभव किया कि वो विक्टर के भार से मुक्त थी, यानी कि विक्टर सुरक्षित नीचे उतर चुका था। मैं सीढ़ी उतरने लगा हूँ, वो चिल्लाया। मुझे बालकनी से गायब पाते ही तुम लोग लपककर यहाँ पहुँचोगे, लेकिन याद रखना कि तब बच्चा मेरी पीठ पर होगा। इसलिए ऊपर से गोली चलाने की कोशिश की तो वो पहले उसे लगेगी। सीढ़ी वापस खींचने की कोशिश की तो मैं सीढ़ी छोड़ दूंगा। फिर नीचे चट्टानों पर गिरकर मैं मरूं या ना मरूं, बच्चा जरूर मरेगा। जवाब में कोई आवाज़ न आई। वो रेलिंग के पास पहुंचा। मेरी गर्दन में हाथ डाल ले बेटा, वो बोला, और मेरी पीठ के साथ कस के चिपक जा। बच्चे ने तत्काल आदेश का पालन किया। मुझे छोड़ना नहीं, तेरे हाथ छूटे तो तू नीचे जा गिरेगा और मर जाएगा। बेटा, तुझे कुछ हो गया तो मेरा मरण तेरे साथ हो जाएगा।
तो मेरा वचन टूट जाएगा। इस वक्त गुरु के एक खालसे की पद तेरे हाथ में है, छोड़ना नहीं मुझे, कस के लिपटे रहना, छोड़ना नहीं। नहीं छोड़ूंगा, बच्चा दृढ़ स्वर में बोला। विमल ने रेलिंग से पार टांगे लटकाई। डर तो नहीं लग रहा बेटा? लग रहा है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ूंगा। शाबाश, बहुत बहादुर बच्चा है तू। वाहे गुरु तुझे लंबी उम्र दे, गुरु सदा तेरे अंग संग रहे। वो सावधानी से एक एक सीढ़ी उतरने लगा। अब रिवॉल्वर उसके हाथ में नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। सीढ़ी उतरते समय दोनों हाथों का इस्तेमाल ज़रूरी था। ये बात सिक्योरिटी वालों से भी छुपी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने बच्चे के अपनी पीठ पर होने पर जोर दिया था। वैसे गोली बच्चे को लगने की जगह उसे ही लगती तो भी बच्चा नहीं बचने वाला था। इतनी ऊंचाई से उसके साथ नीचे गिरते पर बच्चे की मौत निश्चित थी। आधे रास्ते में उसने सिर उठाया तो उसे रेलिंग पर से नीचे झांकती कई सूरतें दिखाई दी, लेकिन कोई गोली न चली, कोई हरकत सीढ़ी के साथ न हुई। उसे कोई नुकसान पहुंचाने की जगह ज़रूर वो लोग उसके सुरक्षित नीचे पहुंच जाने की दुआ कर रहे थे, ताकि उसके साथ बच्चा भी सुरक्षित नीचे पहुंच पाता। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, तू मेरा रखा सबनी थाई। वो एक एक सीढ़ी नीचे उतरता चला गया। इरफान ने निकासी के लिए वो तरीका इस्तेमाल न किया जो कि विमल ने उसे सुझाया था। उसने नोट किया कि बैंड स्टैंड पर आधे घंटे का ब्रेक अभी भी जारी था और सारे ऑर्केस्ट्रा वाले बार पर जमा थे। उनमें से किसी ने अपना सलमे सितारे से झिलमिलाता कोट उतारकर कुर्सी की पीठ पर टांग दिया था, जिसे देखकर इरफान ने तत्काल अपना अगला कदम निर्धारित कर लिया। एक कनात की ओट में जाकर उसने अपना वेटर वाला कोट और बो टाई उतार दी और कमीज के बटन खोल लिए। फिर वो बैंड स्टैंड पर पहुंचा और उसने चुपचाप वहां से वो कोट उठा लिया। उसने कोट पहन लिया, अपने बाल माथे पर बिखरा लिए और करीब पड़ी इलेक्ट्रिक गिटार अपने काबू में कर ली। किसी की उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। उसने अपने तीनों साथी वेटरों को इशारा किया। वो बैंड स्टैंड पर पहुंचे तो उसके कहने पर एक ने बड़ा ड्रम अपने काबू में कर लिया, दूसरे ने चोंगो और तीसरे ने सैक्साफोन उठा लिया। फिर बार के पीछे से कनात के साथ साथ चलते वे आगे बढ़े। किसी मेहमान की उनकी तरफ निगाह उठी तो उसने यही समझा कि ऑर्केस्ट्रा वालों का कोई आर्टिस्ट वहां से रुखसत हो रहा था और 3 वेटर उसका साजो सामान बाहर तक छोड़ने के लिए उसके साथ जा रहे थे। वो निर्विघ्न स्वागत द्वार से बाहर निकल गए, जिस पर कि उस घड़ी न सिक्योरिटी चीफ सोलोमन था और न मेहमानों की अगवानी करने की ड्यूटी भुगताती वैभवी थी। वैसे ही आगे पीछे चलते वो बाहर की राहदारी पर बढ़े। वे मेन गेट पर पहुंचे। जहांगीर ने सहज भाव से उनकी तरफ देखा। प्रोग्राम खत्म हो गया? वो बोला। हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, इरफान बोला। बाकी ऑर्केस्ट्रा ब्रेक के बाद चलेगा। साज भी ले जा रहे हो? दूसरी जगह प्रोग्राम है, इसलिए। तभी एकाएक भीतर से शोर उठा और जहांगीर की तवज्जो उनकी तरफ से हट गई। वो चुपचाप मेन गेट से बाहर निकल गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।